गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नितांत आवश्यक है। और ख़ास करके हमारा जो देश है और इस देश में जो लोग हैं उनमें डायबिटीज़ की बहुत अधिक शिकायत देखने को मिलती है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसमें डायबिटीज़ के रोगी ना हो। और डायबिटीज़ इतना कॉमन हो गया है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, एक अवस्था आते आते सुनने को मिलता है कि अरे मधुमेह हो गया, अरे चिनिया हो, पेशाब होने लगा है, डायबिटीज़ होने लगा है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस प्रकार क्या लक्षण होगा, कैसे पहचानोगे कि डायबिटीज़ है। क्योंकि शुरू में प्रारंभ में जब डायबिटीज़ होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जब वो सीवियर कंडीशन होने लगती है तब लोगों को पता चलता है और तब तक स्थितियां खराब हो जाती हैं। क्योंकि डायबिटीज़ केवल और केवल ग्लूकोज का मूत्र से बाहर निकलना नहीं है, बल्कि इसके कारण दूसरे कई जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सब डैमेज होने लगते हैं। जैसे किडनी भी डैमेज होने लगेगा, आपका लीवर भी डैमेज होने लगेगा, हार्ट पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आँखों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम देखते हैं कि डायबिटीज़ के क्या लक्षण हैं, कैसे पहचानेंगे कि मधुमेह है और उस पर हम कैसे नियंत्रण करें। तो देखिए, मधुमेह के लक्षणों पर हम एक नज़र डालते हैं। तो पहला क्या होता है? पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब जाना, एक लक्षण है इसका, डायबिटीज़ का। बार बार पेशाब लगता है रोगी को, और जब बार बार पेशाब लगेगा तो उसके साथ उसको ग्लूकोज भी निकलेगा, और पेशाब लगने से बार बार पानी निकलेगा बॉडी से, सोडियम पोटेशियम जैसे लवण भी बाहर निकल जाते हैं। तो पहला लक्षण है पॉलीयूरिया का। नेक्स्ट होता है पॉलीफेजिया। पॉली कहते हैं मैनी, पॉली मीन्स मैनी, पहले ही बताया था। पॉली मीन्स मैनी मतलब बार बार, फ्रीक्वेंटली, बार बार उन्हें भूख लगता है। क्यों भूख लगेगा? जो रोगी डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनको आप देखोगे कि बार बार भूख लगती है। कारण है कि जब वो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना तो खा लिया एक बार, ग्लूकोज भी बन गया, लेकिन ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है बॉडी में। सेल्स और टिश्यूज उनका यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, पहले भी वाली वीडियो में आप देखोगे तो मैंने आपको डिटेल्स बताया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहती हूँ। इतना ही समझो कि बार बार उनको भूख लगता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बाहर निकल ज़्यादा हो जाती है, और वो ग्लूकोज फिर पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो बॉडी में ग्लूकोज रहता ही नहीं है। और हमें काम करने के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको बार बार भूख लगता है, बार बार भूख लगता है ना। तो उसको कहते हैं पॉलीफेजिया, ठीक है। और है तीसरा है पॉलीडेप्सिया, बार बार प्यास लगना। प्यास लगने से मतलब अभी मैंने आपको बताया, बार बार पेशाब होगा, शरीर से पानी अधिक मात्रा में बाहर निकलेगा। तो जब अधिक मात्रा में पानी बाहर निकलेगा बॉडी से, तो वाटर बैलेंस जरूरी है बॉडी में। तो वाटर बैलेंस को बनाए रखने के लिए शरीर में क्या लगता है, उसको प्यास लगती है, और बार बार रोगी व्यक्ति को पानी पीना पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति को बार बार भूख लग रहा है, रात में उठ करके पेशाब जा रहा है 4 बार या 5 बार अथवा इससे अधिक बार, तो सोचो कि डायबिटीज़ का उसके लक्षण है, उसमें भी कि उसे डायबिटीज़ हो गया है। बार बार भूख लगता है, आपने 2 रोटी खा ली, 3 रोटी खा ली, फिर 2-3 घंटे में आपको भूख लग रहा है, इसका मतलब है कि आपके जो बॉडी का जो ग्लूकोज है वो ठीक प्रकार से यूटिलाइज नहीं हो रहा है और भूख लग रही है, ठीक है। पॉलीडिप्सिया, बार बार पेशाब लगना, वाटर बैलेंस के लिए जरूरी है, इसलिए रोगी व्यक्ति को बार बार प्यास लगता है। ग्लाइकोसियूरिया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली जो एक एडल्ट मैन है उसके बॉडी में, उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 to 100 एंड 20, 80 से लेकर के 120, यही लिमिट है। लेकिन जो
डायबिटीज़ का पेशेंट है उसमें ये मात्रा ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, 180 से भी ज़्यादा हो जाता है। और कई बार जो सीवियर डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको 400 से 600 तक बढ़ जाता है। इतनी नहीं बढ़नी चाहिए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल्स में बताया है, तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद उनमें डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, निर्जलीकरण की। डिहाइड्रेशन मतलब हमारा बॉडी कितना परसेंट वाटर का बना हुआ आपको पता है? 66% से लेकर 70% तक। लेकिन बार बार पेशाब जाने से पानी बाहर निकल जाता है। अब पानी के साथ एसेंशियल जो साल्ट हैं हमारी बॉडी के लिए वो भी बाहर निकल जाते हैं। तब इस स्थिति में डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अगर रोगी व्यक्ति पानी नहीं पीता है। तब मान लो यात्रा है, प्रवास है, या आनाकानी कर लिया, पानी नहीं पिया, तब डिहाइड्रेशन की स्थिति, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद मसल वेस्टेज, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है आप देखोगे दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो कोशिकाएं हैं वो टूट जाती हैं और टूटने के बाद वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा रही हैं। इसके कारण उसको मांसपेशियों का क्षय हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं होगा तो उस स्थिति में प्रोटीन टूटने लगता है। अगर आहार के माध्यम से प्रोटीन अधिक नहीं दिया जाए तो जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारे जो ऊतक हैं, वही टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब वो टूटने लगेंगे, मान लो हमारी कोशिकाएं हैं ये टूटने लगेंगी, तो क्या होगा? हमारी शरीर की मसल्स कम हो जाएंगे, कोशिकाएं कम हो जाएंगी, तो हम कैसे हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। इसीलिए आप देखते हो डायबिटीज का जो रोगी व्यक्ति होता है, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनका वजन भी घट जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया मसल वेस्टेज। इसके बाद रोगी व्यक्ति को थकान हो जाता है, बड़ी जल्दी थक जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, निःशक्त हो जाते हैं, उनको काम करने में ज़्यादा मन नहीं लगता है। ये भी एक इसका लक्षण है। इसके बाद देखो डायबिटिक कोमा उनको हो जाती है। डायबिटिक कोमा किसको कहते हैं? डायबिटिक कोमा मैं बताऊं आपको। क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है। जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं होगा, सेल और टिश्यू उनको ठीक प्रकार से यूज नहीं कर पा रहे हैं और बॉडी को चाहिए ग्लूकोज, तो उस स्थिति में फैट टूटता है और फैट का ऑक्सीडेशन होने लगता है। जो वसा है वही ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी देता है। तो वसा टूटता है तो अकेले नहीं टूटता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, कीटोन बॉडीज निकलता है, एसिटो एसिड निकलता है, और ये कीटोन बॉडीज है, एसिटो एसिटिक एसिड है, ये सारे पॉइजनस होते हैं, जहरीला होते हैं, और ये जहरीला चीज़ आपके ब्लड में पहुंच जाता है और रक्त में पहुंचने के बाद ब्लड में सर्कुलेशन उसका होने लगता है, और फिर उसके कारण आप ये देखोगे कि जब रक्त जहरीला हो जाएगा तो ब्लड एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, जबकि ब्लड की प्रकृति अम्लीय नहीं है। तो इस स्थिति में उसको बेहोशी छाने लगता है, डायबिटिक कोमा हो जाता है। तो इसका एक लक्षण ये भी है, और कई बार रोगी व्यक्ति इतना ज़्यादा बेहोश हो जाता है कि वो कोमा में ही चला जाता है। वो कोमा उसका कई बार कई दिनों कई हफ्तों तक चलता रहता है, फैट के ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने के कारण। इसके बाद डायबिटिक पेशेंट को आप देखोगे रेटिनाइटिस भी हो जाता है। रेटिनाइटिस मतलब आँखों का रोग, आँखों का अंधापन। कैसे? आँखों की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनमें जो ब्लड कैपिलरीज है, पतली पतली केशिकाएं हैं, उनके भीतर ही भीतर ब्लड निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है, और उसके कारण उनको ब्लाइंडनेस हो जाता है, अंधता हो जाता है। कई बार फूल अंधापन हो जाता है व्यक्ति, और कई बार देखोगे ब्लरिंग ऑफ विजन,
ब्लरिंग ऑफ विजन से मतलब धुंधलापन, चीज़ें उनको धुंधली दिखाई पड़ती हैं। जैसे वो लिखते हैं या पढ़ते हैं या उन अखबार पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ देख रहे हैं तो उनको लगता है धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपने परिजनों को अगर दूर से खड़े रहते हैं तो उनको पहचान नहीं में आता है कि चेहरा किसका है। ये इसको कहते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधलापन दिखाई पड़ना, ठीक है। रेटिनाइटिस उनको हो जाता है। इसके बाद एक लक्षण और है उनको, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लेट हीलिंग ऑफ वुंड होता है। जो घाव होता है बड़ी देरी से भरता है, लेट हीलिंग। क्यों? क्योंकि उनमें उनके ब्लड में WBC की मात्रा संख्या कम हो जाती है। WBC जो कि रोग रोधक क्षमता को मेंटेन करने के लिए WBC की जरूरत होती है और ये हो जाती है कम, ठीक है। तो इसके कारण और साथ ही क्या है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ेगी? ग्लूकोज की। तो ये जो है घाव को भरने ही नहीं देता है, समझ गए। इसके कारण घाव जो है वो नहीं जल्दी से भर पाता। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं सीवियर, उनका अगर थोड़ा सा भी कट होगा या कोई घाव हो जाएगा तो वो बड़ी मुश्किल से भरता है, देरी से भरता है। इसके बाद न्यूरल डिजॉर्डर। अब आप बताओ कि जिसको थकान हो रहा है, जो कमज़ोर है, जिसको बार बार भूख लग रही है, बार बार प्यास लग रहा है, बार बार पेशाब करने जाना पड़ रहा है, रात भर उठ उठ के जा रहा है, तो उसका तो न्यूरल डिजॉर्डर हो ही जाएगा ना। मानसिक अवसाद हो जाएगा, मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसको व्यग्रता महसूस करेगा, अच्छा महसूस नहीं करेगा। क्योंकि सारे लोग तो अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं और अगर कहीं घर में हलवा बन गया और उसको खाने को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भैया आप तो डायबिटिक पेशेंट हो, आपको नहीं मिलेगा। दुनिया खीर खा रही है, मिठाई खा रहे हैं, वो नहीं खा रहा है, तो उसको फिर न्यूरल डिजॉर्डर भी हो जाता है। क्योंकि आप देखो बार बार पेशाब लग रहा है, बार बार भूख लग रहा है, बार बार प्यास लग रही है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है, तो घर वाले भी उसको नहीं देंगे कि भाई आपको तो डायबिटीज है, आप ये चीज़ नहीं खाएं, आप इतनी मात्रा में नहीं खाएं, आप ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं। तो फिर उनको न्यूरल डिजॉर्डर भी हो जाता है। मानसिक बेचैनी, मानसिक अवसाद, व्यग्रता, चिड़चिड़ापन, ऐसी स्थितियाँ उनको उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके बाद ओडिमा भी हो जाता है। कई पेशेंट में, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें सूजन भी देखा गया है। सूजन मतलब कोशिकाओं के भीतर वाटर का भर जाना, जल का भराव हो जाना, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। इसके बाद कई डायबिटिक पेशेंट में आप देखोगे कि उनकी जो त्वचा है, खास करके गर्दन और जो कमर वाला पार्ट है, इनमें फोड़ा और फुंसी हो जाता है डायबिटिक पेशेंट को। तो ये तो आपको लक्षण समझ में आ गया कि डायबिटीज पेशेंट को कौन कौन से लक्षण हैं। तो देखिए पॉलीयूरिया, ये टर्म्स है, ठीक है। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब जाना, पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगना, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना, ग्लाइकोसियूरिया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से पेशाब के माध्यम से रक्त का निकलना, है ना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो पेशाब से, है ना, पेशाब से क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा। ग्लाइकोसीमिया, ग्लाइकोसीमिया क्या होता है? ग्लाइकोसीमिया एक वर्ड टर्म ये भी है, ग्लाइकोसीमिया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना। अब ग्लाइकोसीरिया क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से पेशाब के माध्यम से ग्लूकोज का बाहर निकलना। दोनों में टर्म समझ में आ गया। ग्लाइकोसीरिया क्या है? ग्लाइकोसीरिया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा चूंकि बढ़ गई है तो अब वो पेशाब के माध्यम से ग्लूकोज बाहर निकलेगा। ग्लाइकोसीमिया क्या है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाना, जैसे कि मैंने बताया 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए। लेकिन डायबिटीज के केस में 180 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा होने लग जाता है, तो समझो कि वह व्यक्ति आपके डायबिटीज के बॉर्डर पर पहुंच गया है। और सीवियर केस मैंने आपको बताया 400 से 600, ये है ना, 400 से 600 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अब इसके बाद डिहाइड्रेशन, इससे रिलेटेड है। बार बार पेशाब लगेगा, पेशाब लगेगा, पानी बॉडी में कम हो जाएगी तो निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मसल वेस्टेज आपको बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं होगा, बॉडी को चाहिए एनर्जी, तो टूटेगा मसल्स, पेशियां, कोशिकाएं, उत्तक, वही एनर्जी देगा। जब टूटेगा तो आप सोचो धीरे धीरे क्षय होगा। किसकी क्षय होगा? मांसपेशियों का क्षय होगा, क्योंकि हमारी कोशिकाएं, जो हमारी बॉडी है, कोशिकाओं की तो बनी है, और कोशिकाएं इज मेड अप ऑफ
प्रोटीन, वो प्रोटीन के बने होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, डायबिटिक कोमा आपको बताया मैंने, फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। रेटिनाइटिस, आंखों में अंधापन हो जाता है। रेटिनाइटिस आंखों की जो पुतलियां हैं, जो रेटिना है, उसके अंदर ब्लड अंदर ही अंदर रिसने लगता है, बहने लगता है, ब्लड कैपिलरीज फट जाती है, ब्लीडिंग होने लगता है और धीरे धीरे ब्लाइंडनेस वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, डायबिटिक रेटिनाइटिस। इसके बाद लेट हीलिंग ऑफ वुंड, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है और WBC की मात्रा कम है तो घाव देर से भरेगा। इम्यूनिटी पावर डायबिटिक पेशेंट को कम होता है, इसलिए उनको फीवर, संक्रामक रोग, TB और दूसरे जो रोग हैं वो डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा असर करता है। अभी आपने देखा होगा जो कोरोना अभी पूरा विश्व में फैला, उसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है उनकी हुई है जो कि डायबिटीज और उस दूसरे अदर रोग से पीड़ित थे। डायबिटिक पेशेंट जिनमें मधुमेह के जो रोगी थे और जिनको कोरोना हुआ, वो लोग ज़्यादा इसमें सफर्ड हुए हैं और डेथ भी उन्हीं लोगों की ज़्यादा हुई है, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी पावर कम होता है, पावर है ही नहीं इम्यूनिटी पावर। इसके बाद आपके न्यूरल डिजॉर्डर आपको बता दिया, सभी लोग हलवा खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे और डायबिटिक पेशेंट को आप नहीं दोगे खाने के लिए, कहोगे भैया नहीं आपको तो डायबिटीज़ है, आप तो लड्डू नहीं खाओगे। कल जन्माष्टमी था, सब लोग खीर पूड़ी पता नहीं क्या क्या खा रहे थे, डायबिटिक पेशेंट को नहीं मिलेगा तो उसको तो टेंशन होगा कि सभी लोग अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, और उसको खुद भी अपनी बॉडी से परेशानी है, बार बार पेशाब जा रहा है, बार बार भूख लग रही है, बार बार प्यास लग रहा है, तो उसको चिड़चिड़ापन, व्यग्रता जैसी, बेचैनी जैसी चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए ओडिमा और लीजन्स ऑन स्किन, कई जगहों में कई बार उनके जो त्वचा है उस पर घाव हो जाता है। अब देखते हैं ये तो लक्षण हो गया, अब ट्रीटमेंट इसका क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो ट्रीटमेंट में देखोगे जो कोई भी ट्रीटमेंट होता है, बीइंग एज ए होम साइंटिस्ट, आप कोई भी सभी परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप TGT देते हो, रीट का दे रहे हो, GIC दे रहे हो, PGT दे रहे हो, तो ये 4 चीज़ें ट्रीटमेंट में कहीं भी आप देखोगे 4 चीज़ें मिलेंगे। एक तो डाइट, दूसरा एक्सरसाइज कॉमन है सबके लिए, तीसरा है रेस्ट, डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। और इस केस में आपके मधुमेह के रोगी के लिए आपको डाइट, इंसुलिन, मेडिसिन और एक्सरसाइज, इन 3-4 चीज़ों पर ध्यान देना है। तो अपन किस पर ध्यान देंगे, डाइट पर, और किस पर ध्यान देंगे, एक्सरसाइज पर। इंसुलिन डॉक्टर साहब का काम है, कितनी मात्रा में इसको इंसुलिन चाहिए, कौन सी मेडिसिन दिया जाना है, इस पर अपने को डिस्कस नहीं करना है। अपने को डिस्कस करना है डाइट पर और एक्सरसाइज पर, क्योंकि अगर व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट है, अगर वो हिलता डुलता नहीं है, वो काम नहीं करेगा, गतिशील नहीं रहेगा, क्रियाशील नहीं रहेगा, तो उसका ग्लूकोज उसकी बॉडी से खपत नहीं होगा, उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहेगी, और उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ी रहेगी तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उसको धीरे धीरे डैमेज करेगा। वो किडनी को भी डैमेज करेगा, वो लीवर को भी डैमेज करेगा, वो आंखों को भी डैमेज करेगा, वो हार्ट को भी डिजीज करेगा, डैमेज करेगा, वो आर्टरीज को भी डैमेज करेगा, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सबको वो नुकसान पहुंचाएगा, और फिर वो बाहर पेशाब के माध्यम से निकलेगा। इसलिए एक्सरसाइज नितांत आवश्यक है। जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसको गतिशील रहना है, उसको क्रियाशील रहना है, उसको बिस्तर पर लेटे नहीं रहना है। उसे जितना अधिक क्रियाशील रहेगा, अगर वो 2 रोटी खाता है तो 2 रोटी का उपयोग वो अपने कामों को करके कर ले। अब देखते हैं डाइट पर आते हैं। पहला बिंदु है अपना डाइट। डाइट को देखेंगे तो डाइट में क्या, पहला है कैलोरी। कैलोरी नॉर्मल जितना उसका जो वजन है, जिस व्यक्ति को जो डायबिटिक पेशेंट है उसको जो अपना नॉर्मल वजन है उससे 5% तक कैलोरी कम दिया जाना चाहिए, और उसको कम कैलोरी युक्त भोजन भी दिया जाना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, उसे गुड़, शक्कर, मीठे फल जैसे अंगूर हो गया, चीकू हो गया, बहुत मीठे हैं, ऐसे फल उनको नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, और जब ज़्यादा रहेगा तो ब्लड में सीधे ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में पहुंचेगा और उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो उनको कम कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। अधिक कैलोरी युक्त भोजन उनको दिया जाना सही नहीं होता। जैसे अंगूर आप दे दिए, चीकू दे दिए, बनाना दे दिए, तो ये सब डायबिटीज़ के रोगियों के लिए नुकसानदायक है, इसको नहीं देना है, ठीक है। और जो मोटे व्यक्ति हैं उनको कैलोरी घटा दिया जाना चाहिए, ज़्यादा कैलोरी उनको नहीं दिया जाना चाहिए मोटे व्यक्ति को, ठीक है।
कम कैलोरी युक्त आहार, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कम कैलोरी युक्त उनको आहार दिया जाना है जिसमें कैलोरी की मात्रा कम है। जैसे आपके फ्रूट में भी देना है तो आप उन फ्रूट को दो, जैसे आपके नारियल है तो नारियल में ज़्यादा मिठास नहीं है, आप दे सकते हैं नारियल को। आप मौसमी दे सकते हैं उनको खाने के लिए। और इस तरह से जो आपके कम मीठे हैं ना फल, उन फलों को आप दे सकते हो। सलाद ज़्यादा मात्रा में दीजिए आप, जैसे गाजर है, खीरा है, ककड़ी है, ऐसी चीज़ों को दीजिए जिससे कि उनका पेट भी भर जाए, फाइबर भी मिल जाए और ग्लूकोज भी कम उनको मिले। ठीक है, तो ये हम आपको बता रहे हैं कम कैलोरी युक्त उनको आहार दिया जाना चाहिए। इसके बाद प्रोटीन कितना देना जाना है, अभी मैंने आपको बताया, अब पिछली वीडियो में भी मैंने डिटेल में बताया था कि प्रोटीन ही टूट करके ऊर्जा देने लगता है। जब प्रोटीन टूटेगा, है ना, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा। अगर आहार के माध्यम से प्रोटीन नहीं है, जैसे दाल नहीं लिया अधिक मात्रा में, दूध नहीं ले रहा है, या मांस मछली अंडा नहीं ले रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारी बॉडी की कोशिकाएं टूटती हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड की हो जाएगी कमी। क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ना, उसकी कमी हो जाएगी। एसेंशियल अमीनो एसिड की हो जाती है कमी, और जब इसकी कमी हो जाएगी, है ना, तो क्या होगा, निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो इस निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस को रोकने के लिए आहार में उनको नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में 2 गुना प्रोटीन दिया जाना चाहिए, ताकि ये निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की स्थिति नहीं बने। अगर निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस की स्थिति बनती है तो वापिस उसका मसल वेस्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसका वजन अपने हाइट, अपनी एज के अनुकूल है, उसी के अनुसार चल रहा है, तो उसको कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ऊर्जा, कैलोरी 40% तक दिया जाना चाहिए, 40% तक दिया जाना चाहिए। ठीक है, और अगर सीवियर है तो उसको कैलोरी की मांग बढ़ा दिया जाना चाहिए। आप देखोगे तो उनको 40% से ज़्यादा इंक्रीज करना है कार्बोज की मात्रा। और जो व्यक्ति मोटे हैं, मोटे लोगों के लिए, ओबेज पर्सन के लिए फैट कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। फैट होना चाहिए कितना, फैट से उसको 40% कैलोरी मिलनी चाहिए। प्रोटीन से उसको, जो फैटी पर्सन है, इसके लिए मैं बता रही हूं आपको, जो व्यक्ति मोटा है ना, फैटी है, तो फैटी व्यक्ति को जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोज से उसको 60% तक कैलोरी मिलना चाहिए। फैट से उसको 40% ही मिलना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। नहीं सॉरी, फैट उसको 20% से मिलना चाहिए और इसको प्रोटीन भी 20%, 100% हो गया। 60% मोटे व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट 60% कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए उसको कैलोरी, फैट से 20% और प्रोटीन से 20%। आप पूछोगे क्या इसको प्रोटीन की 20% आपने बताया, फैट 20% क्यों बताया? क्योंकि इसकी बॉडी में ऑलरेडी फैट की मात्रा अधिक है, एडिपोज टिश्यू की मात्रा अधिक है, और डायबिटीज के केस में फैट जो मसल से ऑलरेडी टूटता है और टूटेगा तो एनर्जी देगा। फैट का ऑक्सीडेशन होते रहता है, इसलिए उसको आहार के माध्यम से फैट की मात्रा
20% ही दिया जाना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं दिया जाना चाहिए ओबेज पर्सन के लिए, ठीक है। और जो लोग नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए 40% और फैट से मिलना चाहिए आपके 40% और प्रोटीन से मिलना चाहिए आपको 20%। ये आपकी ऊर्जा की मांग होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि कितना डायबिटिक पेशेंट को किस प्रकार का आहार दिया जाना चाहिए और आहार के माध्यम से हम कैसे रोगी व्यक्ति को हम जल्दी से ठीक कर सकते हैं। आहार के माध्यम से हम कैसे डायबिटीज़ पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे कि अधिक मात्रा में उनको तला भुना हुआ भोजन नहीं देना है, मिठाई वाला भोजन नहीं देना है, गन्ने का रस नहीं दिया जाना है, जो मीठे फल हैं खास करके केला, चीकू, अंगूर, तरबूज, ऐसी चीज़ें उनको कम से कम दिया जाना चाहिए। अगर देना चाहते हैं तो खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनको अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिए। खास करके एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जो टिप्स ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसको एक बार भरपेट भोजन नहीं दे करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसी भोजन को थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर दिया जाना चाहिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता है तो एट ए टाइम उसको 4 रोटी मत दो थाली में, क्योंकि जैसे ही आप 4 रोटी देते हैं और उसका पेट भरता है, रोटी खाता है ज़्यादा या चावल लेता है, तो ग्लूकोज की मात्रा खाना खाने के बाद बढ़ता है। और ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि ग्लूकोज, जितना अतिरिक्त ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होकर के लीवर में नहीं पहुंच पाएगा, सारा ब्लड में रहेगा। अब ब्लड में रहेगा तो क्या करेगा, वो उसको डैमेज करेगा, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को, पेशाब के माध्यम से उसको फिर ग्लूकोज बाहर निकलेगा। अब क्या करा कि ग्लूकोज तो बाहर निकल गया, आपने भरपेट उसे खाना भी दे दिया, फिर रोगी व्यक्ति को भूख लगेगा थोड़ी देर में, 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद वापस खाना मांगेगा। तो ऐसी स्थिति में बेहतर यही होता है और यही तरीका है कि थोड़ी थोड़ी 4 रोटी अगर देनी है तो उसको 4 रोटी को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए, एक बार में 1.5 रोटी, फिर दूसरे बार में 1.5 रोटी और फिर 1 रोटी, ऐसे कर करके उसको 2-3 घंटे के अंतराल पर आप अगर भोजन देंगे तो उसका बॉडी भी मेंटेन रहेगा, ग्लूकोज भी ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलेगा और वो स्वस्थ भी रहेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां और जो मैंने बताए खीरा, गाजर, जो भी आपके कम मीठे सब्जियां हैं, करेला है, करेला बहुत फ़ायदा करता है डायबिटीज़ पेशेंट को, चना है बहुत फ़ायदा करता है, तो चने, भुना हुआ चना उसको दे सकते हैं, सत्तू दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को देख करके हम डायबिटीज़ पेशेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।